गोशामहल बीआरएस नेता गुड्डन श्रीनिवास यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोटी महिला विश्वविद्यालय के वीसी की शिकायत पर सुल्तान बाजार पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वीसी विजिला ने सुल्तान बाजार पुलिस से शिकायत करी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कोटी महिला कॉलेज वीसी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बीआरएस नेता पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने वीसी की शिकायत में कहा कि इसी महीने की 1 तारीख को उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा किया, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति प्रदान करी और इसी के लिए उन्हें सम्मानित करने का आदेश जारी किया गया। कहा जा रहा है कि जब उनसे महिला विश्वविद्यालय के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने को कहा गया तो उन्होंने वीसी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वह गोशामहल बीआरएस विधायक के उम्मीदवार है। क्या आप आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं? उन्होंने शिकायत करी कि वीसी बनने के बाद आपकी आंखें लाल हो गई। पुलिस ने स्पष्ट किया, उनकी शिकायत के अनुसार श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। तेलंगाना के मंत्री मल्लारेड्डी का रूट अलग है, उसने जो किया वो थोड़ा सा अलग है। वे कुछ नया करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। कार्यक्रम कोई भी हो, आज अंसल कोई भी हो, वो अपने अंदाज से अलग ही अभिनय करते हैं। हाल ही में मंत्री मल्लारेड्डी ने मेडचल मंडल गोरावेली में एक और अलग दृश्य की शुरुआत की है। भेंट वितरण कार्यक्रम के दूसरे दौर में शामिल हुए मंत्री मल्लारेड्डी ने कुछ देर तक भेड़ों का ऊन कतर कर सभी का मनोरंजन किया। उससे जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की गई है और इसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राज्य हाई कोर्ट के लिए नए सीजे की सिफारिश करी है। कॉलेजियम में तेलंगाना के लिए जस्टिस आलोक अराडे के नाम की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति आलोक अराडे को वर्ष 2009 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नवंबर 2018 से वह कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कि पंडित संजय के नेतृत्व में 2 उपचुनाव जीते गए। बीजेपी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी। किशन रेड्डी ने कहा, राज्य में नया प्रशासन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने तमाम झूठे वादे कर लोगों को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के वरंगल के दौरे पर आ रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा, कांजीपेट बैठक के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, जनसभा सफल होगी। बीजेपी सांसद पंडित संजय ने वरंगल में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ बुलाई है। किशन रेड्डी ने कहा कि वे बीआरएस के नेतृत्व में लड़ेगी। पंडित संजय ने कहा, वे राज्य में राम राज्य लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने अपील करी कि कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर किशन रेड्डी के बारे में बुरी खबर ना फैलाए। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि धरनी पोर्टल अनियमितताओं का अड्डा बन गया है। हाल ही में रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस कर धरनी के मुद्दे पर बीआरएस सरकार की खिंचाई की है। कथित तौर पर धरनी पंजीकरण रात में हो रहे हैं और कहा गया कि शंकर हिल क्षेत्र में प्रतिबंधित जमीनों के मामले में सब रजिस्ट्र आधी रात में ताला निकाल कर रजिस्ट्री कर रहे हैं और दोबारा ताला लगाकर उसे प्रतिबंधित सूची की जमीन बता रहे हैं। सरकारी जमीनों पर मालिक बनाकर उसे अपने नाम पर करा रहे हैं। राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं को लेकर सचिवालय सीएस शांति कुमारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय बैठक हुई है। बैठक में क्रेडाई, नरेडको, तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन और तेलंगाना डेवलपर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसी बैठक में नगर निगम, राजस्व, सिंचाई, वाणिज्य, कर एवं श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं को लेकर सदस्यों ने सीएस से गुहार लगाई है। सरकार से हस्तक्षेप कर इनका जल्द समाधान करने को कहा गया है। प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि वर्तमान मास्टर प्लान के कुछ पहलू रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास में बाधा बन रहे हैं। जब तक नया मास्टर प्लान तैयार नहीं हो जाता, जब तक वर्तमान मास्टर प्लान के उन पहलुओं को बदलने के लिए नगर निगम विभाग में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्माण अनुमति के साथ साथ टीएस विपास के अंतर्गत बोरवेल की भी अनुमति देने को कहा है। इसी तरह उन्होंने पूछा कि इमारत को अस्थायी बिजली कनेक्शन भी टीएस विपास आवेदन के हिस्से के रूप में दिया जाना चाहिए। नगर निगम विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। बैठक में टीएस रीडा के अध्यक्ष डॉक्टर एन सत्यनारायण, सीसीएलए आयुक्त, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव नवीन मित्तल, वाटर वर्कर्स एमडी दान किशोर, वाणिज्यिक कर आयुक्त नीति प्रसाद
और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बीजेपी नेता मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा कि मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव झूठ बोल रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विवादित जमीन पर कब्जा किए बिना बेगमपेट ओल्ड कस्टम्स बस्ती में कब्रिस्तान कैसे शुरू किया गया। उन्होंने कहा कब्रिस्तान का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जिस शिलाफलक का उपयोग किया गया उस पर 295 लाख रुपए की परियोजना लागत दिखाई गई है, लेकिन टेंडर 234 लाख रुपए का निकाला गया। निविदा प्रस्तावों को पूरा किए बिना, ठेकेदार को अंतिम रूप दिए बिना कब्रिस्तान के निर्माण में जल्दबाजी करना स्थानीय लोगों को गुमराह करना है। शशिधर रेड्डी ने आरोप लगाया कि यह काम आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया लगता है। उन्होंने कहा कि अपने विधायक कार्यकाल के दौरान उन्होंने कब्रिस्तान निर्माण के लिए इसी जमीन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन जामिया निजामिया ने उस समय फतवा जारी कर दिया है। पत्थर वाली जमीन कब्रिस्तान के लिए उपयुक्त नहीं है। तलसानी के अनुयायियों ने उन पर कब्रिस्तान के लिए जगह आवंटित नहीं करने का आरोप लगाया और अब वे उसी पत्थर की जमीन को कब्रिस्तान के लिए आवंटित करने पर आपत्ति जता रही है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने सीएम केसीआर और केटीआर पर राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने से बचने के लिए मानवाधिकार आयोग और कमिश्नर को खत्म करने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार आयोग एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले 6 महीने से खाली है। पॉल ने सरकार से 1 सप्ताह के भीतर मानवाधिकार आयोग और एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग करी है। कि पॉल ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस एक ही है। केसीआर के दोस्त किशन रेड्डी है। राज्य में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। हर पार्टी चाहती है कि इस बार जीत उनकी हो और इसी के लिए वे कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। कुछ समय से बीजेपी के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष से संतुष्ट नजर आ रहे थे और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पार्टी के नेतृत्व में बदलाव किया जा रहा है। तो अब इसी बदलाव से भी कई लोग परेशान हैं। आइए यहाँ इस विषय को विस्तार से जानते हैं। भाजपा सांसद पंडित संजय कुमार को विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष पद से हटाया गया और साथ ही ये पता चला कि इसी बात से वे खासे नाराज हैं और उनका निष्कासन सबसे पहले तो उनके लिए ही एक बड़ा झटका था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भाजपा के तेलंगाना प्रभारी महासचिव तरुण चुंग ने नेतृत्व में बदलाव से साफ इनकार किया था। जब कुछ समय पहले संजय को दिल्ली बुलाया गया और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी के फैसले की जानकारी दी तो उनका दिल टूट गया, क्योंकि उन्हें आगामी चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने का पूरा भरोसा था। वे इसी फैसले से हैरान थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित शीर्ष नेता राज्य में पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अब हालांकि कथित तौर पर नड्डा ने उनसे कहा कि पार्टी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बदला जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय स्थित नड्डा के कार्यालय में बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी। पार्टी महासचिव तरुण चुंग और सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद थे। संजय इस फैसले से इतने नाराज हुए कि वह पार्टी मुख्यालय के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए थे, जबकि मीडियाकर्मी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ समय के बाद ही पार्टी ने बयान जारी किया कि केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी को नया राज्य पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय को हटाने की मांग करने वाले नेताओं में शामिल भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय ने बाद में ट्विटर पर घोषणा करी है कि वह आधिकारिक तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं।
संजय ने नाराज और दुखी होने के बाद भी अपने आप को संभाला और अपने जैसे सामान्य कार्यकर्ता को तेलंगाना के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का बड़ा अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य नेताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। संजय ने तेलंगाना के लोगों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान हर कदम पर उनका खुले दिल से स्वागत किया। करीमनगर के सांसद ने कहा, हमारे जीवन में कुछ अध्याय बिना बंद हुए ही बंद हो जाते हैं। उन्होंने लिखा कि वह नए जोश के साथ किशन रेड्डी के नेतृत्व में काम करने को उत्सुक है। संजय ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए किशन रेड्डी और इटेला राजेंद्र को बधाई दी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आपके अनुभवी और सक्षम नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी और आप तेलंगाना में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल इसी साल मार्च में समाप्त हो गया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से वह इसी पद पर बने रहे और उम्मीद थी कि वह आगामी चुनाव में पार्टी को नेतृत्व करेंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो पंडित संजय को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए जाने से पार्टी का भीतर उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने इसे चुनावी साल में नेतृत्व का अनावश्यक फैसला बताया। अनुभवी टॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद एम विजय शांति ने संजय की बर्खास्तगी पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संजय ने राज्य में पार्टी को अपने कदमों से आग कैसे पैदा की जाती है सिखाया। साथ ही विजय शांति को उम्मीद है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें बड़ा पद देगा। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से अपने अनुयायियों की भावनाओं को समझने और सही निर्णय लेने का अनुरोध किया। संजय का हटाए जाने से नाराज बीजेपी की नलगोंडा शहर इकाई के अध्यक्ष एम नागेश्वर राव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं खम्मम जिले में संजय के एक समर्थक ने आत्महत्या की कोशिश भी की। अब देखना यह है कि बंडी संजय को हटाने का पार्टी पर क्या असर होता है, पार्टी की अर्धकलह बंद होती है या फिर नहीं, और राज्य में पार्टी की स्थिति पर इसका क्या असर होता है। सबसे खास बात तो यह देखना है कि बीजेपी राज्य में चुनाव जीतती भी है या फिर नहीं। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद से वरिष्ठ कांग्रेस नेता एरपुला नरोत्तम सीएम केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शामिल हुए। प्रगति भवन में सीएम केसीआर बीआरएस ने नरोत्तम को अंगवस्त्र ओढ़ाकर पार्टी में स्वागत किया। नरोत्तम ने पहले 2 बार जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से तेलुगु देशम के लिए विधायक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा केसीआर के नेतृत्व में विकास को देखते हुए गुलाबी जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की स्थितियां मजबूत बनाने ही तो पार्टी में शामिल हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया ने कहा कि न्यायपालिका को लोगों के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत है। तेलंगाना राज्य कानूनी कर्मचारी संघ के तत्वाधान में इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट सिकंदराबाद में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया और हाईकोर्ट के न्यायाधीश नवीन राव उपस्थित थे।
उज्जवल भुइयां ने सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिलने पर खुशी जताई है। उज्जवल भुइयां ने कहा वह 2 साल तक तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करने से संतुष्ट है। इसी मौके पर राष्ट्रीय कानून विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मण रेड्डी ने कहा, देश में पहली बार कानून विभाग में विभिन्न सर्वगो में 525 रिक्तियां भरी गई है। उन्होंने विधिक कर्मचारी संघ के इस आश्वासन पर प्रसन्नता व्यक्त की। वे विधिक कर्मचारी के रूप में उनकी समस्याओं का सरकार में के ध्यान में लाएंगे और उन्हें हल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा, भले ही तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना के 33 जिलों के वकीलों की कानूनी कर्मचारियों के विभाजन को रोक दिया है, लेकिन कर्मचारियों को एक विशेष संयुक्त उद्यम के माध्यम से विभाजित और आवंटित किया गया है। कानूनी व्यवस्था में वकील, जज और विधि विभाग के कर्मचारी मिलकर काम करेंगे, तभी लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे करीमनगर के सांसद बंडी संजय का बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने जोरदार स्वागत किया। इसी मौके पर बुक्का वेणुगोपाल ने शॉल ओढ़ाकर बंडी संजय को तिरुपति प्रसाद सौंपा। भाजपा कार्यकारिणी सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शमशाबाद हवाई अड्डे पर बंडी संजय का जोरदार से स्वागत किया। इसी मौके पर समर्थकों ने बंडी संजय बुक्का वेणुगोपाल को कंधों पर उठा लिया। एयरपोर्ट परिसर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज उठा। माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी एडेला श्रीरामुलु यादव ने कहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने पर बालापुर छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल में 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बडंगपेट निगम अध्यक्ष चरुकुपल्ली वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में महाजन संपर्क अभियान के तहत 15वें दिन भाजपा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी मौके पर श्रीरामुलु समेत बीजेपी नेताओं ने बालापुर चौराहे पर शिवाजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है। डोर टू डोर बीजेपी कार्यक्रम में माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और बडंगपेट और मीरपेट के नगर सेवक, भाजपा भुजियोमो नेताओं सहित महिला मोर्चा के नेताओं ने भाग लिया है। बीजेपी नेता महुआ सत्यनारायण को धमकी भरे फोन कॉल से हड़कंप मचा हुआ है। महुआ सत्यनारायण ने मियापुर थाने में शिकायत करी। एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। तेलंगाना प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य शिवलिंगमपल्ली से चुनाव लड़ रहे विधायक महुआ सत्यनारायण ने मियापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत करी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी। महुआ सत्यनारायण ने शिकायत में कहा कि पहले ही इस तरह की धमकी भरे कॉल आए थे। चूंकि जान को खतरा है, इसलिए पुलिस को यह पता लगाने को कहा गया है वह व्यक्ति कौन है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सुरक्षा प्रदान की जाए। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा, इसी महीने की 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के राज्य दौरे को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजीपी ने वरंगल पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री की यात्रा की व्यवस्था और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करी है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डीजी संजय कुमार जैन, आईजी शाह नवाज कासिम, संप्रीत सिंह शामिल हुए। डीजीपी अंजनी कुमार ने पुलिस को राजस्व, रेलवे, सड़क और भवन के संबंधित विभागों के साथ समन्वय में काम करने की सलाह दी है ताकि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कोई समस्या उत्पन्न न हो। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने एनडीपीएस एक्ट पर एक किताब लॉन्च करी है। सीपी ने कहा है कि यह पुस्तक एनडीपीएस एक्ट के मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों के लिए काफी उपयोगी होगी। यह पुस्तक विशेष रूप से एनडीपीएस अधिनियम से एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों, जांच विधियों और प्रक्रियाओं को जानने में मदद करेगी। यह पुस्तक एनडीपीएस सेल साइबराबाद के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने कहा, यह पुस्तक जांच अधिकारियों को स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के संबंध में व्यवहारिक सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिखी गई है। समाज में नशीले एवं मनोरोगी पदार्थों की बढ़ती खपत चिंता का विषय है। सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा, भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए शुरुआती उचित प्रक्रिया, गहन और सटीक जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को लिखने में मदद करने वाले सेवानिवृत्त एसीपी ओएसडी साइबराबाद मल्ला रेड्डी को हार्दिक बधाई। टमाटर के दाम में भारी बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर पहले ही मार पड़ चुकी है। ताजी हरी मिर्च, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मई की शुरुआत से ही सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ने लगे और बारिश का मौसम शुरू होते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। लोग सब्जी मार्केट जाने से कतरा रहे हैं। किसी भी सब्जी तरकारियों की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है और यह स्थिति सिर्फ गैर शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रही है।
मई की शुरुआत में फूलगोभी की कीमत 40 रुपए थी, जो अब 60 रुपए तक पहुंच गई। आलू प्याज के दाम जहां 20 रुपए थे, वही अब 30 रुपए तक पहुंच गए। गोभी की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गई है। 1 किलो हरी मिर्च 300 से बढ़कर 350 रुपए हो गई है। अन्य सब्जियों के दाम भी 30-50% तक बढ़े हैं। एक सप्ताह पहले 130 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 180 रुपए में मिल रहा है। अदरक भी 300 रुपए किलो है। व्यापारियों की शिकायत है, बारिश कम होने के साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एपी और तेलंगाना में सब्जियों की कीमतें चौंकाने वाली है। कीमतें इतनी बढ़ गई कि जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी। अब तक रुपए यदि आप 100 लेते हैं तो आपको 3 या 4 प्रकार की सब्जियां मिल रही हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि 500 रुपए भी ले लो तो बैगन नहीं भरेगा। इससे एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसे आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। टमाटर की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कल तक रुपए 110 रुपए 120 टमाटर की कीमत अब 130 रुपए के पार पहुंच गई है। आमतौर पर आषाढ़ में शादियां और मांगलिक कार्य कम होते हैं। इस दौरान सभी सब्जियों के दाम काफी कम है, लेकिन मौजूदा स्थिति बिल्कुल अलग है। अब गरीब व आम लोगों के लिए सब्जियां बोझ बन गई है। कोई भी सब्जी या साग कीमत तो करंट के झटके जैसी। ऐसे में हम क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे, जैसी स्थिति बन गई है। सब्जियों के दाम बढ़ने से कस्बों के बाजार और ग्रामीण इलाकों के साप्ताहिक बाजार भी सूने हैं। टमाटर और हरी मिर्च के अलावा हर सब्जी के दाम आसमान पर है। गाजर, बैगन, खीरा, बीन्स, शिमला मिर्च, फलियां, लौकी और अन्य सब्जियां वर्तमान में 100-120 रुपए प्रति किलो से बेची जा रही हैं। उससे लोगों की जेब में छेद हो रहा है। कुछ लोगों के लिए अनिवार्य परिस्थितियों में सब्जियां खरीदने की जरूरत होती ही है। स्थानीय सब्जियों की पर्याप्त उपलब्धता न होना, दूसरे इलाकों में बारिश और धूप से फसलों को नुकसान होना कीमतों में बढ़ोतरी की असली वजह है। मानसून के प्रभाव वाले अन्य राज्यों के चक्रवात से सब्जी की फसलें प्रभावित हुई हैं। व्यापारियों का कहना है कि राज्य के दूरदराज के हिस्सों में सब्जियों का आयात नहीं होने के कारण परिवहन शुल्क भी कीमतों में बढ़ोतरी एक कारण है। व्यापारियों का दावा है कि अगले 20-30 दिनों तक सब्जियों की कीमतों कम होने की संभावना नहीं है। सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। कीमतें इस तरह बढ़ रही है, न तो खरीदा जा सकता और न ही खाया जा सकता है। चूंकि इस समय बारिश कम हो रही है, इसलिए जब तक फसलें हाथ में नहीं आ जाती, कीमतें कम होने की कोई संभावना नहीं है। व्यापारियों का कहना है पिछले महीने की भीषण गर्मी के कारण फसल की पैदावार धीमी हो गई है। किसानों द्वारा लगाई गई फसल की कटाई नहीं हुई और पौधे मर गए। परिणाम स्वरूप अपेक्षा के अनुरूप अन्य प्रदेशों से सब्जियों का आयात नहीं हो पा रहा है। खुदरा बाजार में कुछ व्यापारी 80 रुपए शुल्क लेते हैं, 100 में बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। साफ है, जब तक नई फसल नहीं आएगी दाम नहीं गिरेगा। लेकिन आरोप है कुछ व्यापारी सिंडिकेट बन गए हैं और कीमतें बढ़ा रहे हैं। उपभोक्ता चाहते हैं अधिकारी इस पर प्रतिक्रिया दें और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उपाय करें।
प्रशासनिक क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप जानकारी और विचार साझा करने के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज संस्था के सदस्य स्नेहा नायडू ने कहा कि प्रशासनिक प्रोफेशनल चैप्टर बहुत उपयोगी है। हैदराबाद चैप्टर की चौथी वर्षगांठ हैदराबाद के एक होटल में मनाई गई। इसी अवसर पर वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया और स्मृति चिन्ह सौंपे गए। 102 सदस्यों ने भाग लिया और खेलों के साथ साथ फैशन शो का भी आयोजन हुआ। स्नेहा नायडू ने कहा कि प्रशासन और सचिवालय कौशल बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गई और 8 सितंबर को थाईलैंड में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।